हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मेरे प्यारे बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 है। हाइड्रोकार्बन हमने स्टार्ट किया है। ओके, तो आज हम उसी सीरीज में से पहले वाले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। आज वाले लेक्चर में उसी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन हम बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके लिखने लग जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। ओके, एल्केन तो कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो है कंबशन। तो हम कंबशन डिस्कस करेंगे। तो कंबशन में क्या होता है, हम किसी भी फॉर्मूला पहले सबसे पहले CnH2n+2 ये एल्केन का फॉर्मूला, इसको अगर कंबशन करेंगे तो 3n+1 ओके अपॉन O2 इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो भी n अमाउंट में प्लस n+1 अमाउंट में बनेगी H2O। ओके, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले से। अब यहां पर क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखना। जैसे कि हमने n=1 ले लिया, ठीक है, n=1 हो गया, ठीक है। अब n=1 है तो देखना क्या होगा, CH4 ओके, यहां पर हो जाएगा n, यहां इसकी जगह पे n रख दो तो ये 4/2 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और ये बन जाएगा n यानी CO2 और प्लस ये 2H2O। ओके, हमने क्या किया, n की जगह पे 2 रख दिया। ओके, तो ये हमको मिल गया। तो यहां पर से क्वेश्चन कैसे आता है कंबशन से एल्केन का, कि मीथेन का एल्केन करेंगे तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से तुम पता कर सकते हो कि ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। कौन से फॉर्मूले से, ये 3n+1/2। ओके, ये फॉर्मूले से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे कि अगर हमने क्या किया, यहां पर 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी थी मीथेन को कंबशन करने के लिए, ठीक है, और हमने 2 मॉलिक्यूल से नहीं दिए, ठीक है। क्या नहीं दिए, 2 मॉलिक्यूल से नहीं दिया, हमने एक ही दे दिया। तो यहां पर एक दे दिया तो ये क्या हो गई, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो गई। क्या हो गई, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो गई तो पता है क्या बनेगा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ओके, तो इसको ध्यान देना है आपको। अगर यहां पर ऑक्सीजन क्या होगी, इनसफिशिएंट होगी यानी लिमिटेड होगी, लिमिटेड ओके, कम मात्रा में होगी तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू नोटिस। ओके, तो वो क्या है, जैसे कि अगर हमने यहीं पर CH4 की बात करी, ओके, और इसको क्या कर दिया हमने, लिमिटेड ये कर दिया, और यहां पर ऑक्सीजन की तो प्रॉपर रख दी, ठीक है, बट ये क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहां पर जो बनेगा कार्बन बनेगा और प्लस वाटर। इसको ध्यान देना, यहां पर क्या बनेगा, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक। और जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जैसे कि काजल बनाने में, ओके, काजल बनाने में या प्रिंटिंग, ओके, इंक बनाने में। तो ध्यान देना है कि क्या, अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और अगर CH4 यानी जो भी हमारा एल्केन है वो इनसफिशिएंट होगा तो क्या बनेगा, कार्बन ब्लैक बनेगा। इसे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जब क्या होगा, जब ऑक्सीजन क्या होगी, लिमिटेड होगी, ओके, तो वहां पर क्या होगा पता है, वहां पर होगा इनसफिशिएंट कंबशन। ओके, ये क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट कंबशन, इनसफिशिएंट या दूसरा इनकम्प्लीट कंबशन, ये है, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, ये कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहां पर हमने क्या कर दी, ऑक्सीजन की मात्रा क्या कर दी, आगे पीछे कर दी, तो जिससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और अगर क्या किया हमने, इसकी मात्रा तो आगे पीछे थी, कम थी, ये भी लिमिटेड हो गया तो यहां पर कार्बन ब्लैक बनता है। इसे ध्यान देना है, जल्दी से इसे नोट करो। ओके, जल्दी से नोट कर लिया, यस, वेरी गुड। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी 3 में। ओके, इसका सेकेंड है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करो, हम इसे इरेज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि कंबशन का फॉर्मूला याद रखना है आपको। ओके, कंबशन का फॉर्मूला अगर याद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे दूसरा नंबर, हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हम सबसे पहले किसका करते हैं, CH4 प्लस O2, ओके। बच्चों क्या बनेगा, CH3OH, ये बना मेथिनॉल। तो यहाँ पर कोई कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट, ओके, ये है। तो मैथेन का अगर हम क्या करेंगे, मैथेन का अगर हमने ऑक्सीडेशन किया, वो भी कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या बनेगा, वो मिलेगा हमको मैथेनॉल। क्या मिलेगा, मैथेनॉल। कीप इन माइंड, ये मिलता है हमको, जल्दी से इसे नोट करो, ये बनता है मैथेनॉल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हाई प्रेशर पे भी करना पड़ता है, हाई प्रेशर, ओके, 100 atm और 533 केल्विन टेम्परेचर यूज करेंगे। तो ये ऐसे एल्केन के ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, मेथिनॉल। अगर मेथिनॉल का भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एज यू नो दैट। जल्दी से इसे नोट करो, ओके। मेरे प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया, ओके। अब दूसरी तरफ अगर हमने कैटलिस्ट को क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है, प्लस O2 और यहां क्या कर दिया हमने, MO2O3 कर दिया, तो यहां पर बन जाएगा ये CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। देखो ये क्या हो गया, मैथेनॉल। क्या बना ये, मैथेनॉल। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये होता है, देखो इसने, जबकि मैथेन ने पहले अल्कोहल में बदलना चाहिए था, फिर उसके बाद एल्डिहाइड में बदल देना था, बट यहाँ पर इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ, इसने डायरेक्ट एल्डिहाइड में चेंज कर दिया। इसे जल्दी से नोट करो, ये आपको ध्यान देना है, ओके प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम दूसरी रिएक्शंस में, ओके। यानी अब रिएक्शन कौन सी है, अब हम करेंगे, ये देखो दूसरी रिएक्शन, एक और ऑक्सीडेशन 2 ले लिया, ऑक्सीजन भी हमने 2 ले लिया, और यहाँ पर इसकी प्रेजेंस है Ag2O की प्रेजेंस है, ठीक है। और इसने इसको सीधे किस में चेंज कर दिया, RCOOS ग्रुप में। देखो ये है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कैटलिस्ट अगर चेंज कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो रहा है हमारा, वो चेंज आ रहा है, ठीक है। बट ऑक्सीडेशन में नॉर्मली क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ये ध्यान देना है और जल्दी से इसे नोट कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कैसे इसे कर रहे हैं, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं आगे इसी सिलसिले में। आप देखो हमने लिया, एक और लिया, एक एल्केन है और लेते हैं हम, ये CH3 और यहाँ पे क्या करा, CH3 लिया, ठीक है, और यहाँ लगा दिया H, और इसको किसके प्रेजेंस में कर दिया, KMnO4, ये KMnO4 है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हीट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना, CH3 और ये CH3, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, अल्कोहल। KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, ओके, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, KMnO4 बड़ा फेमस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, ओके। तो ये बहुत काम आता है, जो जल्दी से इसे नोट करो। तो ये था हम मेरे प्यारे बच्चों कैटेलाइटिक, क्या था, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, ओके, नोट कर लिया। चलो अब चलते हैं हम थर्ड टॉपिक में प्यारे बच्चों। तो हम जब तक इसको इरेज करते हैं, तुम जब तक इसको नोट कर लो। तो अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा आइसोमराइजेशन। तो आइसोमर जानते भी हो आप। आइसोमर क्या है, आइसोमर होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइसोमराइजेशन देखना, हाँ, तो हमने लिया HCS, ब्यूटेन लिया हमने, क्या लिया भैया, ब्यूटेन। जल्दी से बना दो ब्यूटेन, ये N ब्यूटेन है। आप पूछोगे कि N क्या होता है सर, N मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल जिसमें भी लगता है वो कॉमन नेम होता है। अब इसको रिएक्शन हमने करा दिया एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और थोड़ा सा HCl भी डाल दिया, जो तुम्हारे पेट में होता है कि नहीं होता, थोड़ा सा इसको गर्म कर दिया। ये किसका साइन है, हीट का साइन है, थोड़ा गर्मा गर्म कर दिया इसको, ठीक है। तो जैसे ये कर दिया तो ये पता क्या बन गया, ये देखो, ये बन गया हमारा, मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ये बना 2, नॉमेनक्लेचर करो जल्दी सर्च का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 2 पे क्या लग गई, ब्रांच लग गई, ओके। तो ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे हम 2 मेथाइल प्रोपेन, ओके। तो ये बना हमारा 2 मेथाइल प्रोपेन।
जल्दी से इसे नोट करो। तो देखो एन ब्यूटेन और ये 2 मेथाइल प्रोपेन ये आपस में क्या है, आइसोमर है ना, और जो आइसोमराइजेशन बना रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, आइसोमराइजेशन। और किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में। जल्दी से इसे नोट करो। अब हम चलते हैं दूसरे रिएक्शन में। ओके, तो इसे इरेज कर देते हैं। तो एक और रिएक्शन हम लिखेंगे हेक्सेन की। हेक्सेन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, क्या होता है हेक्सेन का, 6,6H14। ओके, इसका हमने किसके साथ रिएक्शन करा, सेम Cl3 प्लस HCl के साथ, और इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ क्या क्या मिला देखना। हाँ, वो 3 4 5, एक हम यहाँ लगा देते हैं, प्लस एक और मिलेगा 1 2 3 4 5, और एक यहाँ लगा देते हैं। ये इसको बैलेंस से कर देते हैं। कितने कार्बन, 2, इसमें कितने कार्बन, 1, इसमें कितने कार्बन, 2 बॉन्ड कर चुका है तो 2 कार्बन लगेंगे, 3 कार्बन लगेंगे। ये क्यों लग रहे हैं, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है भाई, है ना। ये हो गया, और यहाँ पर कितने लग जाएंगे, 3, ये हो गया 2 3, 1 कार्बन हाइड्रोजन, ये 2 2 एंड 3। ये इसका नाम लिखो 1 2 3 4 5 कार्बन। ओके, तो 2 पे क्या लगा है, ब्रांच लगी है ना, ब्रांच, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल पेंटेन। ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया 3 मेथाइल, क्या हो गया, 3 मेथाइल पेंटेन। तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया समझ में, ये होता है, ये है आइसोमराइजेशन। ओके, तो हम एल्केन का अगर आइसोमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, अगर हमने एन ब्यूटेन का करा तो आइसोब्यूटेन मिला, यानी वो कौन सा मिला, 2 मेथाइल ब्यूटेन प्रोपेन मिला। और जबकि हमने एन हेक्सेन का करा तो क्या मिला, 2 मेथाइल पेंटेन और 3 मेथाइल पेंटेन। और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइसोमराइजेशन। ये जो प्रोसेस है, ओके, ये प्रोसेस कौन सी, आइसोमराइजेशन प्रोसेस क्या करती है, ये ऑक्टेन नंबर, ओके, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने में मदद करती है। कौन, आइसोमराइजेशन प्रोसेस। जल्दी से इसे लिख लो, ऑक्टेन नंबर। हम एक ऑक्टेन नंबर पे भी डिस्कस करेंगे जब फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे। तो जल्दी से इसे लिखो कि ऑक्टेन नंबर को बढ़ाना है, अगर आपको क्या, ऑक्टेन नंबर को अगर बढ़ाना है तो आप आइसोमराइजेशन करेंगे तो ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे हाईलाइट कर लेना प्यारे बच्चों, इसे हाईलाइट करो जल्दी से कि क्या आइसोमराइजेशन करते हैं तो क्या बढ़ जाता है, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जितना ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है उतना अच्छा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और आगे। ठीक है, अभी इसको नोट कर लो। ठीक है, अब हम चलते हैं एरोमेटाइजेशन में। ओके, तो इसे इरेज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक हमारा, इसको जल्दी से नोट कर लेना। चौथा नंबर है केमिकल प्रॉपर्टी का, एरोमेटाइजेशन। ओके, मोटाइजेशन मतलब एरोमेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं भैया। ठीक है, एरोमेटिक प्रोडक्ट किसके, जैसे कि C6H कितना हो गया, 14 है। ठीक है, ये हेक्सेन है। ओके, हेक्सेन है। हेक्सेन को रेड हॉट ट्यूब में, ओके, डाल दिया, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो ये क्या बना देगा पता है, ये बना देता है बेंजीन बना देता है। क्या बना देता है, इसको बेंजीन बना देता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है, बेंजीन है एरोमेटिक, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है ये, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया। तो एन हेक्सेन का अगर हमने एरोमेटाइजेशन किया तो वो क्या बन गया, बेंजीन बन गया। ओके, इसी तरीके से, बट यहां पर कैटलिस्ट और रेड हॉट आयरन की रेड हॉट ट्यूब में डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक ट्यूब है आयरन की जो बहुत ज्यादा लाल करी हुई है। ठीक है, उसमें जैसे एन हेक्सेन डालते हैं तो उसका बेंजीन बन जाता है। ठीक है, अब हम दूसरी तरीके से अगर एक और करें, ठीक है, ये एन हेक्सेन है, हमने डाल दिया, ये देखो, ये हो गया हेप्टेन। क्या डाल दिया, हेप्टेन।
तो हेप्टेन डालने पे क्या होगा, नॉर्मल हेप्टेन कह सकते हैं इसको। वही हमने क्या किया, आयरन का रेड हॉट ट्यूब लिया। क्या लिया, रेड हॉट ट्यूब लिया और कोई कैटेलिस्ट डाल दिया, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ एक एक्स्ट्रा है ना, तो बेंजीन तो आपको बनाया ही है पहले, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, CH3, एक एक्स्ट्रा CH3 आ गया। ठीक है, 7 हो गए ना, यस, इसकी वजह से। तो इसका नाम क्या होता है, ये हो गया टोलुइन। टोलुइन ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड। सो एरोमेटिक, एल्केन से एरोमेटिक बनाने की ये प्रोसेस होती है, इसे ध्यान देना है आपको। ठीक है, एरोमेटाइजेशन। ओके, तो जब भी आप किसको क्या डालोगे, कोई कैटलिस्ट यूज करोगे और उसको आयरन रेड हॉट ट्यूब में डालोगे कोई भी एल्केन को, तो वो क्या बना देगा, एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं हम, जल्दी से बताओ, हम एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, हम कहते हैं, जल्दी जल्दी बता दो, हम एरोमेटिक कंपाउंड उसको कहते हैं जिसमें से क्या आती है, प्लीजेंट ओडोर्स आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया। अब चलते हैं 5th नंबर पे। ठीक है, तो 5th नंबर क्या है उस पे बात करते हैं, इसका जल्दी से नोट ले लो। अब चलते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर है हमारा पायरोलाइसिस। ओके, पायरोलाइसिस। ओके, तो पायरोलाइसिस या इसको क्रैकिंग भी बोलते हैं, क्रैकिंग। ओके, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमने क्या किया, हमने डाला डोडाकेन। ओके, C12H26। ओके, डोडाकेन ये क्या है, डोडेकेन। डोडेक किस लिए कहते हैं, 12 कार्बन के लिए। एन क्यों कह रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम डोडेकेन है। ये पता है किसका, कैरोसिन का क्या है, कंपोनेंट है। क्या है, कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल तो जानते हो ना, मिट्टी का तेल कहते थे हम घर में। ठीक है, तो कैरोसिन ऑयल का ये क्या है, कंपोनेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H26। ओके, तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, C7H16 प्लस C5H10। तो ये बना रहा है पेंटीन, पेंटीन, और ये क्या बना दिया, हेप्टेन, हेप्टेन। और यहां पर एक और अदर प्रोडक्ट भी बनेंगे। ओके, अदर प्रोडक्ट भी बनेंगे, ये अदर प्रोडक्ट भी। तो क्रैकिंग किसे कहते हैं या पायरोलिसिस किसे कहते हैं, कि हमने क्या किया, हीट दी। ओके, और यहां पर कोई भी पीटी, ये कैटलिस्ट हो सकता है, निकेल भी डाल सकते हैं और पीडी भी डाल सकते हैं। ओके, ये सब है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक कैटलिस्ट ले लो और उसको गर्म कर दो। कोई भी अल्केन को अगर किसी भी ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे एल्केन में क्या हो जाते हैं, ब्रेकआउट हो जाते हैं। छोटे छोटे एल्केन में क्या हो जाते हैं, जैसे हो रहे हेप्टेन और पेंटीन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलाइसिस। तो पायरोलाइसिस क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। ओके, ये, और डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय हीटिंग। ओके, इसे भी ध्यान देना है। ये हीटिंग करने पर अगर कोई एल्केन टूटते हैं और छोटे एल्केन बना देते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। इसमें क्या क्या होता है, और हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देनी है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड टूटते हैं ये भी हम तुम्हें बता देते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो उसे भी ध्यान देना जरूरी है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, पायरोलिसिस में क्या होता है, एक तो CC बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं और एक CH बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं। ठीक है, और ये जब ब्रेक होते हैं ना, ये ब्रेक होते हैं। ओके, ये ब्रेक होंगे। ठीक है, ये जब ब्रेक होंगे तो पता है क्या बनेंगे, रेडिकल होंगे। ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म होती है इनकी, तो इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, ये कैटायन और एनायन नहीं बनाते हैं। जब ये टूटेगा ना, ओके, टूटना भी तो दो प्रकार का होता है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज आर देयर आर 2 टाइप। ओके, कौन कौन से, पहला हो गया होमोलिटिक, दूसरा क्या हो गया, हेटेरोलिटिक। ओके, तो यहां पर होमोलिटिक में क्या बनता था, रेडिकल सर, हेटेरोलिटिक में क्या बनता था,
कैटायन एंड एटेंशन, बट एट दिस टाइम वन पायरोलिसिस करोगे आप तो क्या बनेंगे, रेडिकल्स बनते हैं, इसे ध्यान देना है, ठीक है, रेडिकल्स बनते हैं इस प्रोसेस में। जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पायरोलिसिस हमारा कंप्लीट हो गया, डोडेकेन भी आपको याद आ गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं, तो नोट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों ने, अब हम इसे रेज करेंगे। जल्दी से पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। अब हम एल्कीन की ना आइसोमर में जा रहे हैं, ठीक है, यानी स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो अब हम स्टीरियो, टॉपिक हमारा आ गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये है स्टीरियो। अब ये कितने टाइप का होता है, देखो ये होता है 3 टाइप का, ठीक है, एल्केन के लिए स्टीरियो आइसोमेर ऑफ एल्केन भी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, CnH2n+2। ओके जल्दी से लिखो, ये हो गया। तो पहला क्या कौन सा होता है, पहला होता है कन्फर्मेशन, ओके आइसोमर। दूसरा क्या होता है, दूसरा तो पता है सो हमको, हमने बहुत बार पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके ज्योमेट्रिकल। और थर्ड क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, ये हो गया। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ द एल्केन, कन्फर्मेशन, दूसरा ज्योमेट्रिकल, थर्ड क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन या ऑप्टिकल का हो या ज्योमेट्रिकल का हो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इसको कन्फर्मेशनल भी बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्पेलिंग अगर कहीं पर गलत हो जाए तो मुझे माफ कर देना, करोगे ना सर? हम कर देंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हम माफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि माफ करना बहुत बड़ा गुण होता है। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक हम लेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एल्केन पे डिस्कस करेंगे, ओके। ये अब ये कन्फर्मेशनल क्या होता है सर, और इनको पता है क्या बोलते हैं, कन्फर्मल भी बोलते हैं, कन्फर्मर, ओके, या इसका नाम रोटामर भी होता है, रोटामर। अभी क्यों होता है ये बात करते हैं। ये होता है, देखो हमारे पास 3 बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो सबको पता है। ये क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है, ये घूम सकता है, सिंगल बॉन्ड घूम सकता है। अब डबल बॉन्ड घूम नहीं सकता है, तुम डबल बॉन्ड को घुमा के दिखाओ, नहीं घूमेगा। ट्रिपल बॉन्ड भी रोटेट नहीं कर सकता है, तो इनके रोटामर या कन्फर्मेशनल नहीं बन सकते, यही रोटामर बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम एक पहला दिखाते हैं आपको, सी एथेन बनाया हमने, ठीक है, ये हमने एथेन बनाया, ये एथेन बना दिया, ये एथेन है, ठीक है। ये अब एथेन, ये देखो, ये दिख रहा है, ये एथेन है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, ये है हमारा एथेन। तो ये देखो रोटेट, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सक रहा है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड रोटेट कर रहा है, ये घूम सकता है। डबल बॉन्ड ऐसे घूम नहीं सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड में ऐसे घूमना नहीं होता है। तो डबल बॉन्ड के कभी भी कन्फर्मर या रोटामर नहीं बन सकते हैं, जबकि सिंगल बॉन्ड वाले यानी एल्केन के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको, ये हो गया, ठीक है। अब हम इस पे बात करते हैं, तो कन्फर्मर किसने किसने दिए हैं उस पे भी बात करते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले जो कन्फर्मेशन दिए, से हॉर्स प्रोजेक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। से हॉर्स प्रोजेक्शन, किस पे, से हॉर्स प्रोजेक्शन ने इथेन को कैसे बनाया, ध्यान से देखना, ये और ये बना दिया H और ये H हो गया, ठीक है। इधर भी देखो, ये H, इधर H और इधर H, ये बन गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, ये ऐसे बना है, ठीक है,
ये ऐसे बना है। तो इस वाली फॉर्म को उसने पता है क्या बोला, क्योंकि देखो अगर तुम यहां से देखोगे, यहां इस साइड से तुमने आज रखना है, ये इसको क्या कर रहा है, इक्लिप्स कर रहा है, ये इसको इक्लिप्स कर रहा है, ये आपको अगर आप यहां से देखोगे ना, ये इसको क्या कर रहा है, इक्लिप्स कर रहा है, यानी देखने से इनकार आई मीन रोक दे रहा है, बीच में ग्रहण कर दे रहा है, ठीक है, रोक दे रहा है इसको, इसकी वजह से ये नहीं देख पाओगे आप, ठीक है। ये वाला कंफर्मेशन, इस कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन है, इसका नाम लिखा इक्लिप्स्ड, ये इक्लिप्स्ड है, ये इक्लिप्स्ड है। अब इसी को क्या किया हमने, देखो ये दिख रहा, मैंने इसको रोटेट कर दिया, ये 60 डिग्री क्या कर दिया मैंने, इसको रोटेट कर दिया, तो ये रोटामर हो गया। देखो इसका, इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रहा है ना, आप तुमको क्या कर रहा है, ये आसानी से दिख रहा है, सारे के सारे हाइड्रोजन दिख रहे थे, अभी तक आपको सारे हाइड्रोजन नहीं दिख पा रहे थे, ये इसको रोक रहा था, 3 के 3 दिख रहे थे, पीछे के 3 नहीं दिख पा रहे थे, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसको 60 रोटेट कर दिया, तो यहां पर क्या बन गया, ये इसके H ऊपर निकल के आगे 2 और ये नीचे रहा, इसको मैंने ऐसे ही रखा, ये और नीचे 2 H ऐसे रहेंगे, ठीक है। और इस वाली का जो फॉर्म होती है, ये होती है स्टैगर्ड, ओके, स्टैगर्ड फॉर्म है ये। सो आप बताओ कितने तरीके के होते हैं, कन्फर्मेशनल यानी रोटामर या आइसोमर, सर हमको पता चल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेहॉर्स प्रोजेक्शन, तो सेहॉर्स प्रोजेक्शन में क्या था, इक्लिप्स्ड था और एक स्टैगर्ड। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ द सेहॉर्स प्रोजेक्शन, और कह सकते हैं कन्फर्मर, ओके। तो कन्फर्मर कितने प्रकार के हो गए, यहां से पता चल गया, कन्फर्मर 2 प्रकार के हो गए, एक इक्लिप्स्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्टैगर्ड। और कीप इन माइंड, अगर इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे कन्फर्मर बनते हैं, ओके, इन दोनों के बीच में भी बनते हैं, उन पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, और उनको क्या बोलते हैं, स्क्यू, ओके, ये स्क्यू कन्फर्मर हुए, स्क्यू कन्फर्मर, इसको जल्दी से नोट कर लो, ओके। तो ये हो गया इक्लिप्स्ड और ये हो गया स्टैगर्ड। तो मैं तुमको दिखा भी देता हूं, ये स्टैगर्ड देखो, स्टैगर्ड में क्या होगा, ये दिख रहा है ये। अब मैं तुम्हें एक चीज ये भी बताने जा रहा हूं, अब हम दूसरी बात करेंगे, कन्फर्मर जिसने बता रखे वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा नंबर है हमारा, न्यूमैन प्रोजेक्शन, क्या है प्यारे बच्चों, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन ने कैसे सेहॉर्स और इक्लिप्स्ड को कैसे बताया, वो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले ये हो गया एक कार्बन, ये हमारा हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन, और उन्होंने जो दूसरा कार्बन बनाया उसको क्या कर दिया, गोल कर दिया, ये वाला कार्बन, जैसे पहले जो ये वाला कार्बन है उसको ये कर दिया, ठीक है, ये हो गया, और डॉट, और जो पीछे वाला है कार्बन उसको क्या कर दिया, गोल कर दिया। तो इसमें भी कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 लगे हैं। ये बस दिखाने का तरीका है, ओके, न्यूमैन ने ये बनाया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का, अभी ये कौन सा फॉर्म बना बताओ, ये स्टैगर्ड बना सर, ये स्टैगर्ड, ठीक है, ये स्टैगर्ड कन्फर्मर हो गया, ठीक। अब देखो ये दिख रहा है आपको, ये इसको क्या कर रहा है, इक्लिप्स कर रहा है, इसकी इक्लिप्स फॉर्म भी बना देते हैं हम, किसकी, न्यूमैन प्रोजेक्शन की। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ने ये किया, ये किया, ये किया, और ये गोल कर दिया, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन ये और ये इसके पीछे, ठीक है, ये हाइड्रोजन ये इसके पीछे, ये इसके पीछे है, हाँ, क्योंकि पीछे तो इसे दिखा नहीं सकते यहाँ पर। और ये कौन सी फॉर्म हो गई, इक्लिप्स्ड हो गई, इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, ये इक्लिप्स्ड 2 हो गए, ठीक है। अब इसमें एक विशेष जो बात आएगी वो कौन सी बात है, जल्दी से पहले नोट कर लो जब तक मैं इसको इरेज करता हूं। और जो स्टैगर्ड फॉर्म है और इक्लिप्स्ड फॉर्म है, उनके बीच में जो आता है उसे स्क्यू कन्फर्मर कहते हैं, वो स्क्यूज होते हैं, ठीक है, तो वो स्क्यू हैं। अब ध्यान से देखना है, अब आपको एक होता है डायहेड्रल एंगल, ओके, डायहेड्रल एंगल, ठीक है, इसको टोर्सनल एंगल भी बोलते हैं हम, ये बोलते हैं टोर्सनल एंगल भी हम इसको बोलते हैं। अब ये एंगल क्या होता है सर, इसको बताओ पहले। डायहेड्रल एंगल यानी 2 प्लेन में, डायहेड्रल एंगल देखना ध्यान से, ये है इसके और इसके बीच एंगल, देखो अभी आपको ये इसके पीछे दिख रहा है ना इक्लिप्स्ड, तो यहां पर एंगल क्या है, डायहेड्रल एंगल 0। इस वाले केस में जो डायहेड्रल एंगल होता है, जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है, वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इस वाले केस में देखना, अब देखना हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया, ये रोटेट,
तभी तो इनको रोटामर कहते हैं। ये रोटेट हो सकते हैं और रोटेट होने से इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ये देखो, अब इसके और इसके बीच का एंगल देखो, यहां से देखो ध्यान से, इसके और इसके बीच का एंगल कितना हो गया सर? 60 हो गया। तो यहां पर जो होता है डाइहेड्रल एंगल, किसमें, किस वाली की बात करी हमने, वो स्टैगर्ड, वो कितना होता है 60 डिग्री होता है। इन दोनों को ध्यान देना है, ठीक है, यस। अब एक और बात, इन दोनों में से पता है कौन ज्यादा स्टेबल होती है? स्टेबल की अगर बात करें हम, स्टेबल, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल की बात करें तो बताओ, ध्यान से देखना, यहां पर स्टेबल कैसे देख रहे हैं हम, इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका और इसका जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे सर। रिपल्सन करने से क्या क्रिएट होती है? एनर्जी क्रिएट होती है। एनर्जी क्रिएट होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है ये कम स्टेबल होती है। कौन सी ज्यादा होती है? स्टैगर्ड वाली। अब स्टैगर्ड में क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्सन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। ये यहां पर रिपल्सन हो रहा था, हम डिस्टेंस बढ़ा दी, रिपल्सन कम होगा ना। डिस्टेंस घटाने से क्या होता है? रिपल्सन ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें स्टेबल वाली कौन सी कॉन्फर्मर होती है? स्टैगर्ड, ये स्टेबल होती है, ठीक है। ये जल्दी से इसे नोट करो कि क्वेश्चन पूछेगा ना कि बार बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो कन्फर्मर है वो ज्यादा स्टेबल होती है, वो होती है स्टैगर्ड वाली कन्फर्मर, ठीक है। तो इसका ध्यान देना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से लिखो। अब मैं तुमको बताता हूं एक और भी बातें, चलो पहले इसको जल्दी से नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों ने नोट किया कि नहीं किया? किया सर। हम इसको इरेज करेंगे पहले, फिर हम एक चीज आपको बताएंगे। ये बताएंगे एट रूम टेम्परेचर, ओके, रूम टेम्परेचर। कहां पर? एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये है स्टैगर्ड और ये रूम टेम्परेचर पे रोटेट करती है, किसके साथ? इक्लिप्स्ड के साथ, इक्लिप्स्ड फॉर्म के साथ। अब पता है स्टैगर्ड फॉर्म को इक्लिप्स्ड में चेंज करने के लिए पता है कितनी एनर्जी चाहिए? 12.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए, जो रूम टेम्परेचर पे आसानी से अवेलेबल हो जाती है। यानी रूम टेम्परेचर पे स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड में चेंज हो जाती है, इक्लिप्स्ड किस में चेंज होती है? तो ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। किसी एक में तुम्हें रूम टेम्परेचर में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कीप इन माइंड एट रूम टेम्परेचर तुमको ये दोनों दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, ओके। तो अब एक और चीज जो हम बहुत बार नीट में या जेईई मेंस में क्वेश्चन आता भी है, वो ये क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे पास है, हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में करेंगे बात, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन एक दिखाने का तरीका है, ओके। अब देखना, इसमें सपोज ये है, यहां पर CH3 हो गया, क्या हो गया? CH3, और यहां पर क्या हो गया? CH3, ठीक है। और अब हमने एक और बनाया इसी का स्टैगर्ड फॉर्म, और इस वक्त हमने CH3 यहाँ रख दिया, CH3 यहाँ रख दिया, ये एज लगा दिया, एज लगा दिया, एज लगा दिया। अब क्वेश्चन पेपर में क्या पूछता है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ओके। दोनों कौन से स्टैगर्ड फॉर्म है? अब ध्यान से देखना, ये CH3 है ग्रुप और ये ग्रुप है, कितने दूर दूर है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? कार्बन में 6, 3 है 9, 9 इलेक्ट्रॉन है, 9, और दोनों कितने हैं? ये एंटी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एंटी फॉर्म। और एंटी फॉर्म में 9 इलेक्ट्रॉन ऊपर, और ये एंटी फॉर्म बहुत दूर दूर है, तो रिपल्सन क्या होगा? बहुत कम होगा। यहां पर देखना, यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेम बड़ी बड़ी चीजें सामने आमने सामने आ गई, तो यहां पर रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें से कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? तो एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कीप इन माइंड। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, इसे ध्यान देना है। एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एंटी फॉर्म में क्या होता है कि सेम चीजें क्या होंगे? जस्ट अपोजिट होंगे ईच अदर, ओके। तो इसको जरूर विशेष ध्यान देना है इस वाले केस में, ठीक है। और ये मैंने किसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 कार्बन, यानी 4 कार्बन है इसमें, CH3, CH2,
CH2 एंड CH3, यानी ये न्यूमैन प्रोजेक्शन बना हमारा ब्यूटेन का। किसका बना? ब्यूटेन का। ये है तो न्यूमेन का जब ब्यूटेन का न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो एंटी फॉर्म वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, स्टैगर्ड फॉर्म तो हमेशा स्टेबल होती ही है। ओके, वो तो आपको पता ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको इरेज करते हैं। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे न्यूमेन प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन आएंगे उसको विशेष ध्यान देना है। तो चलें क्वेश्चन की ओर, इसको इरेज कर देते हैं। चल फुट रे, चल फुक 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 रे। इसको भी इरेज कर देते हैं। हमारे न्यूमेन प्रोजेक्शन, ये हमारे नए नए मैन हैं। तो न्यू मैन मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। अगर भूल गए तो जल्दी से बादाम खा के बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आया है नीट में। ठीक है, तो ये मेडिकल वाले क्वेश्चन पेपर में आया है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल। ओके, तो एथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूं तुमको। ठीक है, CH2OH CH2OH। ओके, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इसके न्यूमेन प्रोजेक्शन ये बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये तुमको एंटी दिख रहा है, देखना यहाँ OH ग्रुप अपोजिट है HH, ये एंटी फॉर्म है। ठीक है, ये एंटी फॉर्म है, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड की एंटी फॉर्म है। ओके, ये कौन सी है? इक्लिप्स्ड है। इक्लिप्स्ड तो सबसे कम क्या होती है? स्टेबल होती है। तो ये तो आंसर होने से रहा, वो स्टेबल पूछ रहा है। ठीक है, ये भी इक्लिप्स्ड है और ये भी क्या होगी? ये तो आंसर होने से रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। ठीक है, अब वैसे तो अगर यहां पर अल्कोहल वाले केस नहीं होता, ठीक है, तो एंटी क्या होती है? सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है पता है? अल्कोहल वाले केस में विशेष ध्यान देखना है, एक्सेप्शन है। ठीक है, अल्कोहल पता है क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस पे अगर इसको ओपन करें, ये हाइड्रोजन, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। और वैसे ही इस पे पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव पार्सली पॉजिटिव, इस पे पार्सली नेगेटिव। इनके बीच क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पता है, ये वाला जो स्टैगर्ड फॉर्म है, कौन सा वाला? ये वाला, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अदरवाइज हमेशा आपको कौन सा करना है? एंटी फॉर्म वाला। हमेशा एंटी फॉर्म ही स्टेबल होती है सबसे ज्यादा। लेकिन अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इसकी वजह से ये वाला जो फॉर्म है जिसमें डायहेड्रल एंगल कितना है? 60, आंसर हो जाएगा ये। तो इसका विशेष ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो अब हम चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की ओर भी। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। आपने नोट कर लिया? यस, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, नीट या जेईई मेंस में आया हुआ है, जो न्यूमेन प्रोजेक्शंस है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स फॉर एन ब्यूटेन। एट दिस टाइम आपके पास क्या है? एन ब्यूटेन है। ओके, एन फॉर नॉर्मल एंड ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखें तो हम CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ओके, ये हो गया। हाउ मेनी कार्बन इन दिस कंपाउंड? 1 2 3 4। ब्यूट और सब सिंगल बॉन्ड में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? एन लगता है, आपको पता है। ठीक है, इज मोस्ट स्टेबल, इन सब में से कौन सा स्टेबल है? अब यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, इस वाले, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है? सिर्फ, इसको भी जल्दी से नोट करना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 एलिमेंट कर सकते हैं। कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको ध्यान देना है, इसमें ये कहीं पर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये एंटी फॉर्म है ना, सेम ग्रुप, जस्ट अपोजिट है एंटी फॉर्म। यहां पर एंटी फॉर्म नहीं है। ये तो कभी इक्लिप्स्ड वाली तो सबसे कम स्टेबल होगी, कीप इन माइंड। ये आंसर हो नहीं सकता, स्टेबल पूछ रहा है, ये भी होगा। इन दोनों में से आंसर होगा। अब इन दोनों के बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी। पिछले वाले में यहां पर OH था, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। इस वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि रिपल्सन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन। कहां से आए? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के कितने हो गए? 3, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। यहां भी कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। तो रिपल्सन की वजह से ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? ए वाला। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि एंटी फॉर्म हमेशा क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, एंटी फॉर्म क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी अल्कोहल वाले केस में वो एंटी वाली ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया। बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड शेयर करना भूलना बिल्कुल मत, ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, काला घंटा दबा के जाना है, ओके। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो लेक्चर नंबर क्या होगा, 4 तो होगा हाइड्रोकार्बन्स का ही। उसमें हम डिस्कस करेंगे एल्कीन के अबाउट, कि डबल बॉन्ड वाले में कैसी प्रॉपर्टी होती है, कैसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड उनकी वो कैसे रिएक्शंस करते हैं, ओके। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद जय भारत।